साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन की जो पूर्वालोकन पुस्तक के तहत इतिहास, भारतीय इतिहास का जो पूर्वालोकन है, उस पूर्वालोकन की पुस्तक को हम लोग जो है यहाँ पर अध्यायवार कवर करेंगे या सेक्शन वाइज कवर करेंगे। और इस वीडियो में जो ये पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास के तहत 3 सेक्शन को यहाँ पर कवर करेंगे: पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल। इन 3 सेक्शन में जो भी आपके सिविल सेवा की परीक्षाओं में, चाहे वो संघ लोक सेवा की परीक्षा हो या राज्य स्तरीय जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं में जो भी इन 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पुस्तक का PDF चाहिए तो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप जो है घटनाचक्र का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उस ऐप पर आप इस PDF को फ्री में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के तहत 3 खंडों को। तो सबसे पहले हम लोग जो है पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो जो पहला प्रश्न है आपका यह है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो A और B दोनों विकल्प जो है वो सही है। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। इसलिए इसका उत्तर जो है A और B दोनों हो सकता है। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो ये त्रियुगी जो विभाजन है वो थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। देखिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यदि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े रहे हैं? तो ये लोग जो है पुरातात्विक उत्खनन से, किससे? पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया है। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो पशुपालन का जो प्रारंभ होता है वो मध्य पाषाण काल से होता है। कब होता है? मध्य पाषाण काल से। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में जो है मुख्यतः 2 जगहों से। पहला आपका आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जो जिला है यहाँ पर है। और दूसरा है आपका बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले, तो अभी हमने बात की कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर से। तो विकल्प में आपका आदमगढ़ है तो आदमगढ़ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो उपकरण हैं वो आपके, देखिए जो ये 4 विकल्प है, से महदहा और सराय नाहरराय, इन दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महदहा और सराय नाहरराय, तो C और D दोनों सही है। देखिए, मध्य पाषाणकालीन महदहा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं शिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं शिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहरराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो देखिए, मिले दोनों जगह से। यदि इन दोनों में से एक को यदि आपको चुनना है तो आप महदहा ही चुनेंगे, क्योंकि महदहा से जो है बड़ी मात्रा में हड्डी एवं शिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए कहाँ से? तो देखिए, आपका दोनों विकल्प में जो विकल्प दिए गए इसमें सराय नाहरराय और महदहा दोनों हैं, तो दोनों ही हो जाएगा, परंतु एक को चुनना होगा तो आप महदहा को ही चुनेंगे।
विकल्प में दोनों दिए गए हैं, सराय नाहर राय और महदाह, तो आप महदाह को चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या में मिले हैं और सराय नाहर राय में अल्प संख्या में मिले हैं। अगला निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो 4 स्थान हैं, पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर और मैदहा। तो पहले इनका पता होना चाहिए कि ये किन राज्यों में स्थित हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से देखें, पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाण स्थल में मैदहा कहाँ है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद आपका लेखिया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। पैसरा कहाँ है? बिहार में। और बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा? मैदहा, प्रतापगढ़। फिर इसके बाद लेखिया हो जाएगा और फिर पैसरा बिहार का, और सबसे पूर्व में आपका बीरभानपुर हो जाएगा। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? तो ये आपका दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मैदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, तीनों स्थल जो है सराय नाहर राय, दमदमा और मैदहा कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है कहाँ पर? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी आपकी नवपाषाण काल में। पशुपालन मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। आगे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये जो है आपका प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित मध्य प्रदेश के सीहोर में जो हथनौरा है, हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में हुई थी। आगे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घटना से प्राप्त हुआ? तो अभी हमने ऊपर देखा कि ये कहाँ पर? नर्मदा घाटी। तो उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, जौ है। जौ सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था मनुष्यों के द्वारा। देखिए, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, शोरगम, राई एवं जई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जिसे इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो सबसे पहला वाला कौन सा है? जौ है। उसके बाद आपका गेहूं आएगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका लहुरा देव से मिले। कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं। तो आपका बी ऑप्शन। देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। तो ध्यान रखिए, लहुरा देव कहाँ पे? संत कबीर नगर जिले में है। लहुरा देव से मिला। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे, तो मेहरगढ़ को माना जाता था। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोल्डीहवा, जो कि प्रयागराज जिले की बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूषिक साक्ष्य मिले। ये कोल्डीहवा को माना जाता था। तो उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि आपका लहुरा देव भी है, कोल्डीहवा भी है और मेहरगढ़ भी है, ठीक है, तो आप लहुरा देव को सही मानेंगे। यदि लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ को मानेंगे। यदि लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों नहीं है तो आप कोल्डीहवा को मानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, इस विकल्प में आपका लहुरा देव नहीं है, चारों में आपका लहुरा देव नहीं है। दूसरे नंबर पर मेहरगढ़ था, तीसरे पे आपका जो था वो कोल्डीहवा था। तो
पहला आपका लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ है, इसलिए आप मेहरगढ़ को मान लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाग। तो क्या हो जाएगा आपका? मेहरगढ़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तीनों नाम याद रखिएगा। लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ नहीं है तो कोल्डीवा। ठीक है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है। कृषि के साक्ष्य कहां से मिले? सबसे पहले मेहरगढ़ से मिले हैं, क्योंकि इसमें आपका लहुरा देव और लहुरा देव नहीं दिया गया है। अगला है, आज भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से? तो ये मेहरगढ़ से। कृषि एवं पशुपालन के ये आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही है। ठीक है। कोल्डीवा से मिले हैं, लहुरा देव, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जो है जौ और धान है, ये भी सही है आपका। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? वो सही है। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डीवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का भाग है। और उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जो है जौ और धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। स्थायी जीवन के तो ये कहां से मिले? मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य मिले ना यहाँ से, मेहरगढ़। देखिए, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7,000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद, जो किले गुल मोहम्मद है एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि, किले गुल मोहम्मद की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व है और कालीबंगा की 3500 ईसा पूर्व है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के तो ये बागौर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागौर से मिले हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरस्थित तथा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, आदमगढ़ और बागौर से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं आपके। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जो है आपका ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है। चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं आपका ताम्रपाषाण युग को। अगला है आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये कथन सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल परिचित थे, इसलिए गलत हो गया। तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, तो ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, आहड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृत स्थल है। आहड़ संस्कृत के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ तो चावल से परिचित थे, वहाँ कहा गया है चावल से परिचित नहीं थे। तो आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबा या तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। अगला है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से लेकर के पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के, तो ये आपका मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त होते हैं। अगला है आपका
नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली जो स्थल है इसका उत्खनन का कार्य एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने? एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो नवदा टोली का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण एक स्थल है जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी हमने देखा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है, देखिए, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों की जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिरा इत्यादि। अगला है, राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का जो टीला है ये शगन कल्लू से संबंधित है। देखिए, कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित शगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो यह है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो ये किया था बी.एस. वाकड़कर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अगला, भीमबेटका की खोज किसने की थी? अभी हमने बात की डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृत के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इन मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। अगला है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर, उत्तर मतलब सर होता था, दक्षिण की तरफ पैर होता था। उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। ध्यान रखें, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जोरबे संस्कृत के नाम से जानते हैं, जोरबे संस्कृत के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में फर्श के नीचे घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ? तो ये आपका बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पर गर्तावास या गड्ढे वाले घर जो है यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है बुर्जहोम की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। निम्न का यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए, पूरा भीमबेटका जो है गुफा ये पूरा पाषाण काल संबंधित है। बुर्जहोम जो है ये आपका नवपाषाण काल संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का नहीं, पूरा पाषाण काल का जो है वो सोन नदी घाटी है। पूरा पाषाण काल का जो है आपका
सोहन या सोन नदी घाटी है। मध्य पाषाण काल का भीमबेटका गुफा है। और नव पाषाण काल का बुर्जहोम है। ताम्र पाषाण काल का बनास घाटी है। फिर से देख लीजिए, पूरा पाषाण काल का सोहन या सोन नदी घाटी है। मध्य पाषाण काल का भीमबेटका गुफा है। और नव पाषाण काल का बुर्जहोम है। और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी है। दो सूचियां फिर से दी गई हैं। अगले प्रश्न, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल वो कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, आपका नेवासा जो है ये महाराष्ट्र 3 से मिलाइए। ईशमपुर जो है ये कर्नाटक 4 से मिला दीजिए। डिडवाना जो है, डिडवाना आपका राजस्थान 1 से मिला दीजिए। गुड़ियाम गुफा जो है वो तमिलनाडु 2 से मिला दीजिए। तो 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, नेवासा महाराष्ट्र में है, ईशमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। अगले प्रश्न में भी यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। बताना है यहाँ पर कौन से युग में दिए गए 3, कौन से युग मतलब सुमेलित हैं? बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर के लिए नहीं, ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला के लिए, और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए। तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बुर्जहोम नामक नौ पाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर के शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। और इसके अतिरिक्त जो अगला है चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। तीसरा जो है गणेश्वर, यहाँ पे विकल्प में जो गणेश्वर तीसरा वाला है, गणेश्वर जो है ये आपका राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र वर्णाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ताम्र कलाकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्र वर्णाग्र है ना, ताम्र वर्णाग्र। आगे बढ़ते हैं। बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आपका लेखिया जो शिलाश्रय है यहाँ से मिले हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार बिंद क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छद विच्छेद अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो कुल मिला के आपका लेखिया ही सही है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है आपका यहाँ पर, और बताना है कौन सा इसमें से सही है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए अभिकथन क्या दिया गया है? बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब यहाँ बस गए। सही है। कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो इसके लिए ये यहाँ पर जो है प्रव्रजन करते हैं। यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृत मंत्रालय के तहत आता है। संस्कृत मंत्रालय के तहत एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनका कार्यकाल जो 1814 से लेकर 1800 मतलब जो टाइम पीरियड रहता है 1814 से 1893 ईस्वी तक करता है, को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। पहले राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला है, अब सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसका जो आपका पहला प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो अर्थव्यवस्था पर। वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। देखिए मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे
परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे चलते हैं। देखिए, यदि हम कालानुक्रम को के अनुसार देखें तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन रही है। सिंधु सभ्यता संबंधित रही है किससे? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से। किससे? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित रही है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब पढ़ा नहीं जा सका हो तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की जो सभ्यता थी आपकी बाद में वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांडों का मिलना। वरना ऐसे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है और आपकी आर्यों की सभ्यता जो है वो ग्रामीण है, तो ग्रामीण सभ्यता के बाद ही नगरी आती है। परंतु नहीं, हम कालानुक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की सभ्यता से पहले रखते हैं। क्यों? क्योंकि मृदभांडों के कारण। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भों में आर्यों से अधिक विकसित थे। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये सभी के सभी कारण हैं। इन्हीं के आधार पर अंतर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि आपका हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख? नहीं, पुरातात्विक खुदाई जो है सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई, सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो देखिए, यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं इसमें से आपका बी ऑप्शन जो है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहाँ पाई गई जो मोहरें हैं वो इनका एक मूल स्रोत है। ठीक है, या स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? देखिए, पहला एम रफीक मुगल इन्होंने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं, ये गलत है। एम रफीक मुगल का ये मानना नहीं था। ठीक है, ये इनका मानना नहीं था। देखिए यहाँ पर देखिए, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये जो मान्यता थी इसका इन्होंने खंडन किया था, ना कि इसे कह सकते हैं इसको माना था। यहाँ पर ए वाला जोड़ा सही नहीं है। ई जे एच मैके इनका मानना था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। मार्टिमर व्हीलर इनका मानना था पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन्होंने राजस्थान में जो है खुदाई का कार्य किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दो सूचियां दी गई हैं, मतलब हड़प्पा स्थल हैं और उन स्थलों के खुदाई से कौन संबंधित रहे, इन्हें सुमेलित करना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सूची ही। हड़प्पा से दयाराम साहनी जी संबंधित रहे 1923 से 24 तथा फिर 1924 से 25। हड़प्पा से दयाराम साहनी, हस्तिनापुर से बीबी लाल, तक्षशिला से जॉन मॉर्सल, कौशाम्बी से एन.जी. मजूमदार। तो नाम दोबारा याद सुन लीजिए, हड़प्पा से दयाराम साहनी, हस्तिनापुर से बीबी लाल, तक्षशिला से जॉन मॉर्सल, कौशाम्बी से एन.जी. मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं प्राचीनतम। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विद्युत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ। किसका हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, देखिए प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चौक का प्रयोग, जिसपे बर्तन बनाए जाते हैं, चौक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसे जो है पूर्व आर्य, प्री आर्यन समय से माना जाता है। ठीक है, शैंदो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक शैंदो पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृत में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? हाथी का हुआ है, बाघ का हुआ, गैंडा का हुआ, परंतु गाय का निरूपण नहीं मिलता है। गाय आपका वैदिक काल में आता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये हैं, परंतु शाहगौरा जो है, शाहगौरा ये आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। शाहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर थे। चंदहुदड़ो और कोटदीजी जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और देसलपुर जो है गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे दो सूचियां हैं, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज, मतलब वहाँ पे क्या मिला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, लोथल क्या था? गोदीवाड़ा या कह सकते हैं बंदरगाह, तो 2 से मिला दीजिए। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, 1 से मिलाइए। धौलावीरा से हड़प्पन लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, हड़प्पन लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला धौलावीरा से, 4 से मिले। बनवाली हरियाणा में है, पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली है यहाँ पर, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 बी ऑप्शन। तो देखिए आपका खंबाल की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलागिरी से हड़प्पा लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई है? तो कालीबंगा, अभी हमने देखा ना यहाँ पर कालीबंगा, राजस्थान के गग्गर नदी किनारे से कालीबंगा से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कहाँ से? कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा से। फिर से सुमेलित करिए। देखिए हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से समाधान R37 1 से मिला दीजिए। लोथल से गोदीवाड़ा, गोदी। कालीबंगा से आपका क्या मिला है? यहाँ से आपका जुता हुआ खेत मिला है, राजस्थान के कालीबंगा से। 4 मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, 3। तो 1243 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, फिर से 2 सूची हैं, फिर से मिलाइए आप। हड़प्पाई मतलब सिंधुकालीन स्थल हैं, शैंधोकालीन स्थल हैं, और किस नदी के किनारे हैं, ये हमें सुमेलित करना है। तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे, 2 से मिलाइए। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे, 3 से मिलाइए। नागार्जुन कोंडा गोदावरी कृष्णा के, नागार्जुन कोंडा गोदावरी के नहीं कृष्णा के, तो 4 से। पैठन या प्रतिष्ठान जो है गोदावरी, 1 से। तो 2341 फिर से देख लीजिए। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, फिर से 2 सूचियां हैं। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और किस नदी के किनारे अवस्थित रहे? हड़प्पा हमने पहले ऊपर देखा, ये आपका कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा जो है गंगा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा किनारे, और रोपड़ जो है वो सतलुज नदी किनारे है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, हड़प्पा रावी, कालीबंगा गग्गर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलुज नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो ये रावी के किनारे है। शैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे तो 33 मीटर। ठीक है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है?
पहला, नगरों में नालियों की सुधरने व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहा जो है आपका वैदिक काल में आता है, वहाँ पे लोग लोहे से परिचित होते हैं, आपका सिंधु सभ्यता में परिचित नहीं थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। तो 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला, सभी क्या सही नहीं ये बताना है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, नहीं, अलग अलग प्रकार की ईंटों का होता था, पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता रहा है। पहला कथन आपका जो है वो सही नहीं। दूसरा, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते, नहीं, एक मंजिला से अधिक बनाए गए हैं, तो दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये सही है। तो पहला दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता में पक्की तथा कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सभी सिंधु नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगा से या कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं चंद्रहुदुरों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, सिंधु सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिला भी निर्मित थे। तीसरा कथन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, तो 4 चीज़ें, अपने नगर नियोजन के लिए सही है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी सही है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही है, अपने उद्योगों के लिए ये भी सही है। मन के बनाने कारखाने मिले हैं ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, तो डी ऑप्शन। देखिए, कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं, अनेक सिंधु स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में, बनवाली आपका हरियाणा में। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं, रोपण पंजाब में। अगला, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता समेत कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। तो 3-4 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो देखिए, लोथल जो है आपका ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल यो उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही, बनवाली हरियाणा में सही है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में ये सही है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो जो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ये इसका पूर्वी सीमा है हड़प्पा संस्कृति। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो है आपका शुद्ध का गेंदोर है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल जो है आपका उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। उत्तरी पूरा स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर का मांडा है। दक्षिण पूरा स्थल जो है वो महाराष्ट्र का तैमाबाद है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं हड़प्पा स्थल और किस राज्य में है। तो मांडा कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान में है। तो 1 से राखीगढ़ी हरियाणा 2 से। तो 3-4-1-2 3-4-1-2 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, फिर से 2 सूचियाँ हैं। हड़प्पा पूरा स्थल और भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, बालू जो है आपका हरियाणा में 3, मांडा जम्मू कश्मीर, और आपका पांडरी कहाँ है, पांडरी जो है आपका गुजरात में 4 से मिले। हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश 1 से मिला दीजिए। तो बालू आपका हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश। तो आपका 3-2-4-1 डी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित हैं। सिंध में अवस्थित है। देखिए, हड़प्पा आपका सिंध में नहीं है। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। और सिंध में कौन सा है, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो। मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो जो है ये दोनों आपके कहाँ पर हैं, ये सिंध में है। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो सुरकोटदा है ये आपका गुजरात में है। आगे चलते हैं,
मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। चंदहुदड़ो के उत्खनन के निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था आपका J.H. मैके ने। J.H. मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था। वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये है आपका हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। कहाँ का? तो दधेरी आपका पंजाब में है। पंजाब, बी ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब। ठीक है। दधेरी या कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा पंजाब में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। मतलब वह जो है पंजाब कहाँ का? पाकिस्तान का। अगला है वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पर? ये गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्यों? इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें यहाँ मिली हैं। सुनियोजित वास्तुकला है। उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया में मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों की स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। ठीक है। तो कला और वास्तुकला है, पक्की ईंटों से बनी इमारत, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो ये कहाँ पे मिली है? तो देखिए, ये प्रतिकृति आपकी बनवाली में मिली है, बनवाली हरियाणा में है, और राजस्थान के कालीबंगन में भी मिली है। तो दो जगह पर मिली है, बनवाली हरियाणा और कालीबंगन राजस्थान। नामक सिंधु घाटी सभ्यता से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपका बी और डी दोनों ही जो है वो सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं माना गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली नामक पुरस्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? बनवाली और कालीबंगन। तो बनवाली और कालीबंगा दोनों ही विकल्प में है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता से कालीबंगन है, रोपण है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो ये है आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गनेवेरी वाला ये पाकिस्तान में है तथा राखीगढ़ी और धौलावीरा ये भारत में है। और ये पांचों जो हैं हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें सिंधु, चेनाब और झेलम। इसमें गंगा नदी नहीं है। तो 1 2 3 बी ऑप्शन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति में करते थे। देखिए, व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं।
सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जाता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मतलब चार की चारों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो यहाँ पे यदि एक को मानना हो तो आप डी को मानेंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? ये पशुपत की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं, ये ऑप्शन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे आपके सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा से दयाराम साहनी सही संबंधित है, सही है। लोथल से एस.आर. राव, सही है। सुरकोटडा से जे.पी. जोशी, परंतु धौलावीरा से बी.के. थापड़ नहीं है। बी.के. थापड़ नहीं है, ठीक है। देखिए, धौलावीरा का उत्खनन बी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका वो कौन था? कि ए कनिंघम नहीं समझ सके थे। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स संबंधित रहे, परंतु बी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं रहे। बी.ए. स्मिथ का इससे संबंध नहीं रहा, ठीक है। देखिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से लेकर के 1933-34 तक में माधव स्वरूप वत्स जो है वो हड़प्पा के उत्खनन संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जबकि बी.ए. स्मिथ जो है, बी.ए. स्मिथ ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति की स्थल की खोज की गई? तो ये जगपति जोशी के द्वारा। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, जगपति जोशी के द्वारा, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति की स्थल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी, जे.पी. जोशी ने की थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कहाँ से? कोई विकल्प नहीं माना गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। व्याख्या को जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं में स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो कालीबंगा एक कुछ चुनना होगा तो देखिए कालीबंगा मानेंगे आप, अदरवाइज सभी में थे। अगला है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें नगर संस्कृति आती है हड़प्पा काल में, फिर आपका जो है लोहे का हल आता है वैदिक काल में, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आते हैं, फिर सोने के सिक्के आते हैं। तो ये 4 3 2 1 ये आपका कालानुक्रम रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। देखिए, सोने के सिक्के जो हैं हिंद यवन काल में आ जाते हैं। हिंद यवन काल में आपके सोने के सिक्के आते हैं। उससे पहले जो है आपका आहत सिक्के थे। यहाँ पर सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु का? तो तांबे का उपयोग जो है सबसे पहले मनुष्यों ने किया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ये आपका लोथल से मिलता है। कहाँ से? लोथल से मिलता है, या गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी मिला परंतु लोहा नहीं मिला है।
निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित रहा है? तो यह है बनवाली। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपणम, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, बिल्कुल पता था। सोने, चांदी, तांबे का इस्तेमाल वो लोग करते रहे हैं। तांबे का इस्तेमाल उन्होंने किया है ना। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरे का नहीं सही है। तो 1 2 ए ऑप्शन, ठीक है। इस समय सोने तथा चांदी का आभूषण बनाए जाते थे और तांबे के साथ 3 मिलाकर के कांच तैयार किया जाता था। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का कथन है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। परंतु ये कारण नहीं है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट होते। ये कथन मतलब कथन कांड दोनों सही हैं, परंतु ये व्याख्या नहीं हो रही है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है आपके धौलावीरा से मिले। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी है। पहली कौन सी? राखीगढ़ी, हरियाणा में। दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंडों, रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। अगला है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त रहा है? तो ये है आपका धौलावीरा। 3 भाग, किला, मध्य नगर और निचला नगर। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये है आपका गुजरात का धौलावीरा। गुजरात का धौलावीरा यहाँ से मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? तो ये आपका कहाँ से मिला है? देखिए इसका स्टार लगाया हुआ है। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक मिला है, एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प आपका लोथल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 मिले हैं, यहाँ से 3 मिले हैं, कालीबंगा से 1 मिला है। किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो आपका सी और डी दोनों होगा, ठीक है। लोथल और कालीबंगा, क्योंकि लोथल और कालीबंगा दोनों से मिले हैं और राखीगढ़ी से भी मिला है। आगे चलते हैं। हड़प्पन स्थल सनौती के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? मानव समाधान। ये सनौली है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मांडी जो है आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मांडी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बघरा ब्लॉक में, मुजफ्फरनगर जिले के बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले और इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। आगे चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पर किया गया? भारत में किया गया। भारत में देखिए, वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये कथन गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये मान सकते हैं। मात्र देवी की भी मिलती है, पशुपति की भी मिलती है। तीसरा, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला गलत है, तीसरा सही गलत है, केवल दूसरा ही सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। यह पहला है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उत्तर काल में
उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, मोहनजोदाड़ो से कपास के साक्ष्य मिले हुए हैं सूत के। तो पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर क्या है, वो सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा आपकी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है, पीपल की। देखिए, सिंधु की सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें शलखंडी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ड, गोमेद आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त होती हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार हैं, गोलाकार हैं और बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल होता है, पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ मिलती है, परंतु घोड़ा नहीं मिलता है। घोड़े का अंकन आपको नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये आपका शेर की प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, घोड़ा, गाय, हाथी के मिले हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हालांकि गुजरात के कोडरदा में पाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, हाथी, घोड़ा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, बैल भी पता था, हाथी पता था, घोड़ा भी पता था। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो करीब 900 वर्ष पानी का न बरसना। 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। अगला है, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा के मृड़ पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी एक सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये आपकी मिस्र की सभ्यता थी। कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो यहाँ पर हम लोग इसकी उत्तर में देख लेते हैं। देखिए, एजिटेक, यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन एजिटेक है सबसे उत्तर में। उत्तर से दक्षिण जाना है एजिटेक, फिर माया, फिर मोइस्का, फिर इनका। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एजिटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर के बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एजिटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में था। मैक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता, जो तीसरा है मोइस्का सभ्यता, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर से दक्षिण यदि क्रम लगाएंगे तो सबसे उत्तर में एजिटेक है, एजिटेक फिर माया, फिर मोइस्का, फिर सबसे दक्षिण में इंका है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया का क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अब हम लोग वैदिक काल संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है किससे? तो
तो जो आर्य शब्द है ये आपका श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। डी ऑप्शन। देखिए आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द रहा है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सारायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुत्तर और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है आपका एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का नाम त्रयी है। 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता, ध्यान रखिए। अथर्ववेद जो है वो त्रयी में नहीं आता है। त्रयी में कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः पाया जाता है कहाँ पे? पुरुष सूक्त देखिए आप कहाँ पे? ऋग्वेद में। सुमेलित कीजिए, देखिए सुमेलित करेंगे तो अथर्ववेद में क्या है? औषधियों संबंधित अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आपका औषधियों संबंधित 3 से। ऋग्वेद जो है आपका ये ईश्वर महिमा। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में बलिदान विधि है और सामवेद में संगीत है। तो फिर से देख लीजिए, एक काफ़ी कंफ्यूज करता है। अथर्ववेद औषधियों संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद जो है वो संगीत। तो आपका 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर से सुमेलित करना, देखिए फिर से सुमेलित करेंगे आप तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं 4 से मिलाइए। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण है। 3, तो आपका 4, 2, 1, 3 ए ऑप्शन। फिर देखिए निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये आपका अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? देखिए ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं, यहाँ पर देखिए ये ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना है। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। तो यहाँ पर कितनी है? ठीक है, यहाँ पर संख्या ही नहीं है, 10,552 नहीं, 1028 है। तो यहाँ पर 1028 को आप सही मान सकते हैं सारे में से। तो यहाँ ऋचाओं की जगह आप उसको सूक्त मान करते हैं तो 1028 हो जाएगा। अदरवाइज आपके जो ऋचाएं हैं वो 10,552 है। ऋग्वेद है किसका? ऋग्वेद है क्या? स्रोतों का संकलन है। 2 सूचियां हैं, वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए ऋग्वेद संबंध जो ब्राह्मणों का है ऐतरेय है। ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण से है। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद से और यजुर्वेद का शतपथ है। ध्यान रखिएगा जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है। ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण से, सामवेद का पंचविश से, अथर्ववेद का गोपद से और यजुर्वेद का शतपथ से। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी हमने देखा ऋग्वेद संबंधित कौन सा? ऐतरेय है, ऐतरेय ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण 2 हैं, ऋग्वेद संबंधित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण या संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण संबंधित किससे? अभी हमने बात की अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो कौन सा शुल्क? तो वाजसनेयी शुल्क जो है वो यजुर्वेद की संहिता है। देखिए शुल्क यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कांड तथा
मध्यानिंदन। ध्यातव्य की वाजस्नेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वां मंडल जो है इसमें 114 सूक्त हैं, ये आपका सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हमने बात की सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो ये यजुर्वेद से। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है ये यजुर्वेद में है, ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर। तो जो सामवेद है, सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्यतः सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये अंतरजी खेड़ा से। देखिए अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त होते हैं। अंतरजी खेड़ा से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका कब? इनमें से कोई नहीं। क्या इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ। जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरस्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में राजस्थान के नोह के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए पाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति होती है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। इसलिए यहाँ इसका उत्तर जो है क्या माना गया है? ई माना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? तो मोक्ष की चर्चा जो है आपका उपनिषदों में है। किसमें है? उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द स्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से। नचिकेता और यम का जो संवाद है ये आपका कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ये कठोपनिषद में है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के? केकय के थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक हैं। पांचाल के राजा प्रवाहण जाबली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख रहे हैं। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली थे और काशी के अजातशत्रु थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का तो देखिए ये क्रम याद रखिएगा। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये क्रम चलता है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण
हिरण्याई कहा गया है। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है? तो चिनाब को अश्कनी के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, चिनाब को। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो देखिए, कुभा और क्रुमो। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा मतलब काबुल, क्रुमो मतलब कुर्रम, गोमती अर्थात गोमल एवं श्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। 2 सूचियां हैं वैदिक नदियां और इनके आधुनिक नाम क्या हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, कुंभा का वैदिक नाम क्या है, मतलब आधुनिक नाम क्या है? ये है आपका काबुल। परशुणी का रावी है। सदानीरा का गंडक। शतुद्री या शतुद्री ये सतलुज है, सतलुज। तो फिर से देख लीजिए, कुंभा है काबुल, परशुणी जो है रावी, सदानीरा गंडक है और शतुद्री या शतुद्री सतलुज है। आगे चलते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम जो है क्या मिलता है? चित्रोत्पला मिलता है। ठीक है, महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? तो इसका वायु पुराण में जो महानदी का पौराणिक नाम रहा है वो नीलोत्पला रहा है, नीलोत्पला। जबकि चित्रोत्पला जो है ये महाभारत काल में नाम रहा है। और मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका नाम जो है वो चित्रोत्पला रहता है। क्या रहता है? चित्रोत्पला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित होती है? तो देखिए, जो उत्तर वैदिक में प्रारंभ होती है आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष की। इसके साथ ही जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। देखिए, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता है। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ हैं जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, बताना है कौन सही। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों तथा स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 2 के दोनों कथन सही, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋत शिव गोपा कहा गया है। इसी कारण वरुण देवता को ऋत शिव गोपा कहा गया है। अगला है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो लोपामुद्रा ने की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो सिक्के के अर्थ में होता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का आभूषण था। ये गले में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता है। और वैदिक काल में यह विनिमय का एक माध्यम भी था, एक्सचेंज का। प्राचीन भारत में निशाकार जाने जाते थे। निशाका ये आपके स्वर्ण आभूषण थे। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में
पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। अगला है बोगज गोई। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही होकर भारत में आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? ये आपका बोगज कोई अभिलेख है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो है आपका बोगज कोई। निम्नलिखित में किसने आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा है था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? पुरुषमेध का उल्लेख। देखिए, पुरुषमेध जो है एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प में तीनों मौजूद हैं, कृष्ण यजुर्वेद भी, शुक्ल यजुर्वेद भी और शतपथ ब्राह्मण, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं माना जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए यदि एक को चुनना होगा तो आप शतपथ ब्राह्मण को चुन लीजिएगा। यदि यही प्रश्न फिर से आए तो आप शतपथ ब्राह्मण को चुनिएगा। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। इनसे संबंधित जो ऋषि थे वो ऋषि गौतम राहुगण थे। देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेध माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई थी तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेध माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेध माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? मतलब आधार, तो ये थे आपके कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कुरु और पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर या हब थे, कुरु और पंचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो इनका धर्म जो था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये जो है आपका बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है आपका, ये युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के? परशुनी। 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी आधुनिक नाम इसका रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परशुनी, जिसे रावी के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातित्मा, देवितमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती को जो है मातित्मा, देवितमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो पंचजन में यदु, पुरु, तुर्वसु ये शामिल थे, परंतु किकट इसमें शामिल नहीं थे। देखिए 5 कौन थे उनको थोड़ा याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुवर्सु ये शामिल थे। यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुवर्सु ये नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। ठीक।
ठीक है। आर्य संस्कृत मूलतः पशुपालक एवं कृषि संस्कृत रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई तथा पशुओं को चराने और पालने के लिए अनेक स्थलों का वर्णन है, अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो यव जो है जौ के लिए, यव जो है यव शब्द जौ के लिए है। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, मतलब ऋग्वेद मतलब वैदिक काल में जो फसलों के नाम थे और वर्तमान में उन फसलों के जो आधुनिक नाम है उनको यहाँ सुमेलित करना है। ब्रीही आपका चावल, ब्रीही चावल था। मुदग मूंग था। यव जौ था और इच्छू गन्ना। फिर से देख लीजिए, ब्रीही चावल, मुदग मूंग, यव जौ और इच्छू गन्ना। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणि जो है ये आपके व्यापारी थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट सूदखोर कहा गया, बेकनाट कहा गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो यहाँ पर वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। ये जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा क्या थी? ये मंत्रिपरिषद थी। देखिए, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। संभवतः सभा जो थी वो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये कौन सी थी? तो सभा थी। सभा, समिति और विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी थे? तो ये आपके राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी थे। राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी थे, मतलब अर्थमंत्री थे। जबकि जो आपके अक्षवाप जो थे ये धूत अधिकारी, जुआ वाले, और आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था, ठीक है। जो अक्षवाप होता था ये धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। अगला है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? तो अथर्ववेद मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, स्तंभनबी, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ये बहुदेववादी था। क्या था? बहुदेववादी था, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? तो ये इंद्र को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? इंद्र को सर्वाधिक समर्पित हैं। 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। देखिए, इंद्र जो है आर्यों का युद्ध का देवता था, वर्षा का देवता माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता रहा है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? तो सबसे अधिक इंद्र से। तो विकल्प में इंद्र नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आपका अग्नि है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। 4 चीज़ें दी गई। ये झंझावात के देवता थे, सही है। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं, ये वरुण थे। वर्षा के देवता थे, सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला और चौथा देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, वृतासुर हंता, पुरभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। तो इस प्रकार से विकल्प में आपका पापियों को दंड देने वाला 1, 2, 4 होना चाहिए, परंतु चूंकि ये विकल्प में नहीं है तो इसलिए आप 1, 4 को मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये आपका इंद्र था। वैदिक देवमंडल में निम्न से कौन देवता युद्ध का देवता था? इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय जो है 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय को सूत्र काल कहा जाता है या सूत्र युग कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवृत्ति सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचित संकेतक हैं किसके? पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हैं और राजनीतिक अवस्थाओं कक्षाओं तक घटनाओं के वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? कुल 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वात द्वारा की गई थी। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 2 कथन है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। जय संहिता के रूप में। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये आपका महाभारत का। किसका है? महाभारत का। सत सहस्त्री संहिता। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने ऋषि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? वासुकी ने। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसमें मथनी के रूप में मंद्रांचल पर्वत ऋषि के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत होती है? तो ये धर्मशास्त्र के समय में मतलब सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक अन्य जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पढ़नी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार मतलब निर्वासित में शूद्र के मतलब पहले प्रकार के जो निर्वासित वाले कैटेगरी थे कि शूद्र ही अस्पृश्य माने गए, अनटचेबल माने गए। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः कहाँ से? ये उपनिषदों में मिलता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें है लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है? सफ़ेद घोड़ा। तो ये है आपका, देखिए विकल्प में जो भी दिया गया कठोपनिषद, छंदोपनिषद, ईशापनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें से किसी का अर्थ सफ़ेद घोड़ा नहीं होता है। श्वेतर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। श्वेतर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? ये छांदोग्योपनिषद में है। छांदोग्योपनिषद। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? होता का संबंध ऋग्वेद से है। अभी हमने ऊपर बात की। अगला है आपका अवेस्ता। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है आपका ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को माना गया है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से अंतर हैं। पहला, ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और निरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सही है। दूसरा, ऋग्वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नहीं, ताम्र का ज्ञान था, सोने चांदी का भी ज्ञान था, परंतु लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। तीसरा, ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल जानते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से। यहाँ तीसरा भी गलत है, केवल पहला वाला ही आपका कथन सही है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी संबंधित रहा है। उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी संबंधित है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग में, शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो कुल, वंश, गोत्र एक में आएंगे, परंतु कोश इसमें संबंधित नहीं है। कोश मतलब भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 16 संस्कार हैं। कितने? 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों को उल्लेख किया, जबकि बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 को स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय कहलाता था। आगे चलते हैं। अब तो यहाँ पर हम लोग जो है बस इतना ही। अब इससे आगे जो बौद्ध धर्म संबंधित हैं, इन प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।